हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो कैसे आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भर नमस्कार। हर बार की तरह आज भी हम 30 क्वेश्चन जो आपके CDP चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे, जो आपके नॉन मेडिकल पेपर में जून 2022 में पूछे गए ये प्रश्न होंगे। आज भी 30 क्वेश्चन देखेंगे हम किस तरीके से पूछें, ताकि आगे आने वाले जो आपके टेट के एग्ज़ाम हैं आपको उसमें बेनिफिशियल रहे, बेनिफिट रहे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे और उनके आंसर। जो आंसर करवाऊंगा मैंने पहले ही बताया, ये ऑफिशियल आंसर कि उसके द्वारा बताए गए आंसर होंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। तो चलिए जी शुरू करेंगे। लास्ट में आपको उसका एक स्क्रीनशॉट भी बता दिया जाएगा, जैसा हर बार की तरह होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और साथ में आपको एक और रिमाइंडर मैं देना चाहूँगा कि हमारे जो पेड बैचेज़ हैं टेट के लिए, वो स्टार्ट होने वाले हैं बड़ी जल्दी। तो आप ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में मटेरियल चाहिए, फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए, तब भी आपको उस ग्रुप से बेनिफिशियल जो भी कुछ स्टडी मटेरियल वो सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन्होंने पेड बैचेस ज्वाइन करना है, उस पर चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट आपको पेड बैचेस में मिलेंगे। तो चलिए जी वीडियो पर वापस आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, यानी कि सृजनात्मक क्षमता को डैश के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर ट्रेनिंग, सही प्रशिक्षण इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट डैश एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि विकास परिवर्तन का एक ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत गतिशील रहता है। कंसेप्शन आपका बर्थ, इन्फेंसी या चाइल्डहुड, गर्भाधान, जन्म, शैशवावस्था या बाल्यावस्था, इसमें ऑप्शन है। तो कंसेप्शन यानी कि गर्भाधान से चलता है डेवलपमेंट, और थ्रू आउट पूरी लाइफ चला रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज नोन एज, यानी कि स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्यति है जिसे डैश कहते हैं। तो एंटी सोशल बिहेवियर, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन या फिर नन ऑफ दीज। हिंदी में अनुवाद करूं तो समाज विरोधी व्यवहार, स्वलीनता, मानसिक मंदता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वलीनता, ऑटिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज द सेम एज, यानी कि परिणाम का ज्ञान डैश के अनुरूप होता है। मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, लर्निंग या फिर नन ऑफ दीज। अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, अधिगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रीइंफोर्समेंट इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन डैश से संबंधित है। तो आपके साइकोलॉजिस्ट बताए गए हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, हल या फिर मिलर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है? स्किनर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए बिलीफ इन परमानेंस of certain attributes of objects or situation in spite of superficial changes is called, यानी कि बाह्य जो परिवर्तनों के बावजूद स्थितियों तथा वस्तुओं के कुछ गुणों में स्थायित्व या अपरिवर्तनीयता का विश्वास जो है वो क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन इसका राइट आंसर कहलाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका आता है पियाजे स्टेट ऑफ इन्फेंसी, ये सेंसरी स्टेज यानी पियाजे द्वारा जो अवस्थाओं के शैशवावस्था संवेदी पेशीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, व्हाइल रनिंग विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस, यानी कि दौड़ते वक्त मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन को बनाने में योगदान करता है, तो कौन सा भाग योगदान करता है आपका सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश वर्क विद पर्सन्स हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि डैश उन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं जिन्हें संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक समस्याएं होती हैं, तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आ गया, क्लिनिकल कम्युनिटी या फिर कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काउंसलिंग यानी कि परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशंस इज कॉल्ड, यानी कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है, तो उसे क्या कहते हैं, जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कोग्निटिव साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू, यानी कि क्रमबद्ध निरीक्षण विधि डैश के समान है, किसके समान है आपका, क्लिनिकल मेथड, इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर ग्रुप मेथड, नैदानिक विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि या फिर समूह विधि। तो इसका राइट आंसर प्रयोगात्मक विधि यानी कि सी ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who was the founder of behaviorism, यानी कि व्यवहारवाद के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर वॉटसन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइजैक जो थे वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ से, मनोवैज्ञानिक जो थे वो कहाँ से संबंध रखते हैं, अमेरिकन थे, जर्मन, ब्रिटिश या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो ब्रिटिश थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन डैश मैनर, यानी कि सृजनात्मक जो लोग होते हैं वो डैश ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से सोचते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी थिंकिंग उसमें पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डैश सिमिलैरिटी इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग, यानी कि डैश की समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, कौन है, फेशियल एटीट्यूड, फिजिकल या सभी, तो एटीट्यूड इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी अभिवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत को कैसे जाना जाता है, क्या नाम था उनका, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रायर्किक थ्योरी या फिर टू फैक्टर थ्योरी, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स दिए थे इंटेलिजेंस के, ये सारी इंटेलिजेंस थ्योरी ये सारी चीज़ें फर्स्ट साइकोलॉजी आपको अच्छे से पीड बैचेज में बताई गई है। फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपने अगर पीड बैचेज में एनरोल होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, या तो वहाँ पर एडमिन से मैसेज करके बात कर सकते हैं या फिर ग्रुप में ज्वाइन होके वहाँ से भी आप फ्री मटेरियल अपने आप के लिए ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज, यानी कि जो पावलोव द्वारा प्राचीन अनुबंधन के प्रयोग में भोजन क्या था, वो CSUSCRUR आपने ऐसा पढ़ा होगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स,
या फिर आपका कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स या फिर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, अनअनुबंधित उद्दीपक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, when a student comes back home after having scolded by the teacher, start quarreling with his siblings on any pretext is called, यानी कि जब कोई विद्यार्थी शिक्षक द्वारा डांट फटकार के बाद घर वापस जाकर अपने भाई बहनों के साथ किसी भी बहाने से लड़ाई शुरू कर देता है तो वो क्या कहलाता है आपका? डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, अग्रेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स, यानी फिट्स के अनुसार कौशल अर्जन का चरण डैश है, क्या है आपका? कोग्निटिव, ऑटोनोमस, एसोसिएटिव या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। In Maslow's model of hierarchy of needs, which need is the bottom of it, यानी कि मैस्लो द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के अनुक्रम में सबसे तल में या फिर सबसे नीचे कौन सी आवश्यकता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी फिजियोलॉजिकल आ जाएगा, शरीर क्रियात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैन्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाई, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार डैश के द्वारा निर्धारित होता है। तो सोशल लर्निंग है तो ये गोल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड सेंसरी चैनल, तो इनमें से कौन से संवेदी माध्यम है? विजन, हियरिंग, टच, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श या फिर सभी? तो इसमें सभी आ जाएंगे, सभी आपके सेंसरी चैनल्स कहते हैं, ऑल ऑफ द ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहलर एंड कॉफका बिलीव्ड लर्निंग ऑफ ए फंक्शन इज, यानी कोहलर व कॉफका के अनुसार सीखना किसके द्वारा होता है? ट्रायल या इमिटेशन, इंसाइट या प्रैक्टिस? तो इसका राइट आंसर इंसाइट आ जाएगा, अंतर्दृष्टि, वो हमने थ्योरी भी अच्छे से पढ़ी है। आगे पढ़ेंगे, डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोप्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स, यानी कि एक ही परीक्षण पर दो भिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति परीक्षण की डैश कहलाती है? रिलायबिलिटी, माफ करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंड बाय फ्रॉइड, फ्रॉइड ने मनोविज्ञान के किस स्कूल की जो है वो स्थापना की थी? तो ऑप्शंस है नियो बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, नियो साइको एनालिसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। नव व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, नव मनोविश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कुंठा का मुख्य स्रोत क्या है? तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट्स या सभी? वातावरणीय कारक, वैयक्तिक कारण, द्वंद्व या फिर सभी? तो सभी आ जाएंगे, सभी जो हैं फ्रस्ट्रेशन का वो है। आगे चलेंगे, इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, या कूट संकेतन डैश की प्रक्रिया है? विस्मरण, अभिप्रेरणा, स्मृति या संवेग? फॉरगेटिंग, मोटिवेशन, मेमोरी या फिर इमोशन? तो इसका राइट आंसर मेमोरी आ जाएगा, स्मृति। इनकोडिंग जो है स्मृति से जुड़ा हुआ है। 13-year-old youth does a law breaking behavior, he will be considered as, यानी कि एक 13 वर्ष का युवा कोई भी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है तो उसे क्या कहेंगे? तो बाल अपराध में आएगा वो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आर बी कैटल मेड एंड पर्सनैलिटी टेस्ट,
उन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट, आरबी कैटल ने एक व्यक्तित्व परीक्षण बनाया था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था 16PF, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होने वाला है कि एटीट्यूड इज ए पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू, यानी कि अभिवृत्ति एक प्रसिद्ध शब्द है जो कि किससे संबंधित है? आनुवंशिकता, अधिगम, मन या व्यवहार, हेरिडिटी, लर्निंग, माइंड और बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी लर्निंग से राइट ये जो है वो रिलेट करेंगे, संबंधित करेंगे, तो अधिगम इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये आप ऑफिशियल आंसर की नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन जून 2022 फाइनल आंसर की आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। हमने पहले 30 क्वेश्चन किए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा कि अगर आपने पेड बैचेस ज्वाइन करने हैं, एनरोल होना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर होगा, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन को भी मैसेज करके आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए ताकि आपका टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो सके, तब भी आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ फ्री में मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए जी, आज की वीडियो में तो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, अगली एक साइकोलॉजी की वीडियो जिसमें हम 30 क्वेश्चन फिर से रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।